नमस्कार टीचर्स। मेरा नाम डॉक्टर सिमी महाजन है और मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडीएचडी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको कि हम अतिक्रियाशीलता, ध्यान केंद्रित ना होना या आवेगनशीलता भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, मैं इतने टीचर से मिलती हूँ तो लगता है कि काफी फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का। और इसके बारे में अक्सर टीचर्स बात करते हैं कि ये बच्चा एडीएचडी है, हमारी क्लास में ये बच्चा मैडम बहुत ही हाइपर एक्टिव है। तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम अपनी लाइफ में ये शब्द एडीएचडी या हाइपर एक्टिविटी। लेकिन एक्चुअली में क्या वो शब्द हर बच्चे के लिए या हर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना सही है कि नहीं है, आज इस सेशन में हम समझेंगे कि वाकई में एडीएचडी होता क्या है, एक्चुअली में क्या होती है हाइपर एक्टिविटी, एक्चुअली में क्या होता है अतिक्रियाशीलता या आवेगनशीलता, से क्या मतलब है जब ये बच्चे में होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसे कि मैंने बोला कि जो एडीएचडी होता है उसके ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल विकार होता है, जो कि यूजुअली सामान्यतः बाल्यकाल से ही होता है, बचपन से ही होता है, पैदा होते से ही होता है। लेकिन कई केसेस के अंदर जैसे जैसे कई बारी कुछ परिस्थितियां होती हैं, जो वातावरण के अंदर जो बच्चे के आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी कई बारी बच्चे पे पड़ता है और एडीएचडी बच्चे को बाद में भी हो सकता है। लेकिन अब सामान्यतः तौर पे अगर हम एडीएचडी देखें तो 4 से 7 साल के बच्चों के अंदर हम पता कर लेते हैं अगर बच्चे को ये परेशानी होती है। और मैक्सिमम जो होता है 12 साल के अंतर्गत हम एडीएचडी अगर है तो वो डायग्नोज हो जाता है बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक। लेकिन एडीएचडी में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही संभव है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि यहाँ पे 3 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एडीएचडी के अंदर। सबसे पहला है कि ध्यान केंद्रित ना होना, बच्चा किसी भी बात पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उसके बाद दूसरा है अति क्रियाशीलता, बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है कि वो किसी भी जगह पे स्थिर नहीं होता। और उसके बाद आवेगनशीलता, इम्पल्सिव होना, कि वो इतना ज्यादा इम्पल्सिव होता है कि किसी भी कार्य को कई बार इतनी जल्दबाजी में करता है कि उसके बारे में सोचता भी नहीं है, चाहे उसका अपना नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और ये जो तीनों चीजें हैं वो अगर आप देखें तो हाइपर एक्टिविटी या बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, सो दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को परेशानी, उनको ये एडीएचडी होता है। तो हम ये कहेंगे कि जब ये तीनों चीजें, तीनों में से या तीनों चीजें या तीनों में से कोई एक चीज भी इतनी अधिक मात्रा में हो कि जो बच्चे का या व्यक्ति का जो सामान्य जीवन है उस पे प्रभाव पड़े, वो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसके ऊपर इसका प्रभाव होगा, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को एडीएचडी है। तो प्रभाव की बात सुनिए कि जब भी मैं, अगर एडीएचडी के माँ बाप से अगर हम मिलेंगे तो अक्सर ये माँ बाप मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा वो अपने आप को बहुत शर्मनाक महसूस करते हैं जब उनका बच्चा एडीएचडी होता है। उनका कहना ये है कि हमारा जो पूरा पड़ोस है, हमारे पूरे पड़ोस में हमारी नहीं बनती जस्ट हमारे बच्चे की वजह से, हमारे बच्चे को लोग अपने घर में आने नहीं देते, या आए दिन मेरे को पड़ोस से शिकायत मिलती रहती है कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने वो कर दिया, बताइए मैं इस बच्चे का क्या करूं, मैं इसको मार चुकी हूँ, इसको समझा चुकी हूँ, इसको समझ नहीं आता। यही अगर बात हम टीचर से मिलते हैं, अध्यापकों से मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी कक्षा में एक भी बच्चा एडीएचडी का है
तो मेरे लिए पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता, लगता है कि अरे ये कक्षा मेरे को क्यों मिल गई, क्योंकि एक बच्चे की वजह से मेरी कक्षा का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। मैं बच्चों को कंट्रोल में नहीं कर पाता, अनुशासित नहीं कर पाता, मेरे को दिक्कत आती है। तो इतना तक जो बच्चा ही नहीं, बच्चे के जो आसपास का जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जहाँ पे एडीएचडी है। और एडीएचडी बच्चों को अक्सर लोग इन नाम से पुकारते हैं: बदतमीज, ढीठ, बदमाश, सुनता ही नहीं है। तो अगर अक्सर जब तक नहीं पता होता तो सभी लोग ये कहते हैं जी बहुत बदतमीज बच्चा है, ये तो ढीठ है, इसको जो मर्जी डांट लीजिए, समझा लीजिए, ये समझता ही नहीं है और यह समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसा होता है एडीएचडी बच्चे के साथ और या उसके आसपास के वातावरण में। तो ऐसा क्या है? तो ये जो 3 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि ध्यान केंद्रित ना होना, तो एडीएचडी से जो प्रभावित बच्चे होते हैं, तो अक्सर उनका जो ध्यान है किसी भी चीज कार्य में, किसी भी कार्य में, चाहे वो कितना ही रुचिपूर्ण कार्य ना हो, चाहे वो उसका कोई खेलना ही ना क्यों ना हो, वो किसी भी चीज में थोड़ी समय के बाद से ज्यादा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता। अगर उसका रुचि का कार्य होगा तब भी वो थोड़ी देर उस पर रहेगा, उसके बाद वहां से हट जाएगा। वो अक्सर जो ऐसा बच्चा होता है उसको कई बार हम कहते हैं कि डे ड्रीमर है, कि लगता है बैठे बैठे ही सपने देख रहा है, पढ़ते पढ़ते ही या कक्षा में होते होते ही उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है अति क्रियाशीलता, जिसको कि हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। तो ये बच्चे जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा उनके अंदर क्रियाशीलता होती है कि वो एक समय के लिए भी नहीं बैठ पाते, चुपचाप नहीं बैठ पाते, या तो बोलते रहते हैं बहुत ज्यादा, या उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। अगर इन बच्चों को जबरदस्ती बिठा देंगे तो आप देखेंगे जबरदस्ती बिठाने पर भी इनके जो शरीर के अंदर है वो लगातार मूवमेंट होती रहती है। चाहे हाथ पैर चलते रहे होंगे या कसमसाहट होती रहेगी बैठे हुए, न किसी तरीके से ये फिजिकली मूव करते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है आवेगनशीलता। आवेगनशीलता का मतलब ये है कि ऐसा इनके अंदर ऐसा एनर्जी एक बार आती है कि ये कुछ भी कार्य करते हुए अचानक अगर कहीं कूद पड़ना है तो बिना सोचे समझे कूद पड़ेंगे, ये भी ध्यान नहीं देंगे कि अगर ऐसा करने से हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, उनको हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, या किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, या उनकी वजह से किसी और को हो सकता है, वो नहीं ध्यान देते। इसीलिए इनको यह भी कहा जाता है कि आवेगनशील ये बच्चे होते हैं। अक्सर होता क्यों है? तो हम ये कहेंगे कि जैसे कि मैंने बोला कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन के अंदर जो हमारे कई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें दिक्कत आने की वजह से इन बच्चों के अंदर यहाँ पे परेशानी होती है। अक्सर ये माना गया है कि ये हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक भी होता है कि पैदा होते से ही है, और हो सकता है कि आने वाली और पुश्तों में भी, आने वाली जनरेशन में, या एक भाई है बहन है तो उसके अगले और भाई बहन भी एडीएचडी हो सकते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो एक एडीएचडी का कारण ये भी है, जो गर्भवती इस महिला होती है, अगर वो अपने गर्भ के समय में अगर धूम्रपान, कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करे जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसका प्रभाव भी आने वाले बच्चे पे पड़ सकता है और बच्चा एडीएचडी के साथ आता है। स्पेशली जो रिसर्च देखी गई है वो देखा गया है कि जो स्त्रियां धूम्रपान करती हैं, स्मोक करती हैं गर्भावस्था के दौरान, तो चांसेस हैं डबल होने के, 2 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाला बच्चा एडीएचडी से प्रभावित हो। और इसको समझने के लिए कुछ ये चेकलिस्ट है जो कि आप देख पाएंगे कि अगर आपकी कक्षा में क्या ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से करते हैं।
सबसे पहले ये है कि ये बच्चे जहां बैठने की अपेक्षा होती है वहीं नहीं बैठते। मतलब कि अगर कक्षा चल रही है, मास्टर जी आप पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन ये बच्चा अपनी सीट पे नहीं बैठा होगा, ये अपना बच्चा पूरा घूम रहा होगा, पूरे कक्षा के अंदर इधर से उधर घूम रहा होगा। और अगर ध्यान आपका नहीं गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कक्षा छोड़ के बाहर ही चला जाए। उसके बाद दूसरा जो है कि अत्याधिक दौड़ना कूदना चढ़ना जो उम्र के अनुपयुक्त है, कि ये बच्चे इतना ज्यादा आवेगनशील और क्रियाशील होते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी उम्र से ज्यादा कूदना फादना इधर उधर दौड़ना जरूरत से ज्यादा करते हैं, जो कि एक साधारणता आप बच्चों में नहीं देखेंगे। उसके अलावा तीसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर हाथ पैर नहीं चल रहे तो हाथ पैर के साथ साथ मुंह बोलते भी जरूरत से ज्यादा है, बोलते रहेंगे, नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, हर बात को बार बार बोलेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूसली इनका जो जैसे कहते हैं हम वर्ड की बातूनी होते हैं, तो बहुत ज्यादा बातूनी भी होते हैं। किसी भी बाहरी स्टिमुलस को, किसी भी बाहर से कोई भी किसी तरीके का कोई भी ध्यान भंग करने की चीज है तो इनका ध्यान सबसे पहले बट जाता है। जैसे कि अगर बच्चा कक्षा में बैठा और उसको बाहर से कोई आवाज आ रही है, बाकी बच्चे ध्यान से कक्षा में कोई महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं मास्टर जी को, लेकिन उसका ध्यान उसी टाइम बट जाएगा और बच्चा बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देगा। तो थोड़ी सी बात पे भी उनका जो ध्यान है वो जल्दी से भंग हो जाता है। सीट पे टेढ़ा मेढ़ा बैठना, कसमसाना, जैसे मैं आपको बताया कि अगर इनको जबरदस्ती भी बिठा दिया जाए तो ये सीट पे बैठे बैठे भी अपनी किसी ना किसी तरीके किसी भी अंग की जो है मूवमेंट क्रियाशीलता रखेंगे। उसके अलावा अपनी बारी का इंतजार नहीं करना, ये बच्चे पेशेंट नहीं होते, इनके अंदर पेशेंस नहीं होती, ये हमेशा अपनी बारी का कभी इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान दें, अगर मिड डे मील की लाइन लगी हुई है तो अगर एडीएचडी का बच्चा तो सबसे आगे जाकर कहेगा मेरे को दो मेरे को दो, वो लाइन में लगना ही नहीं चाहेगा। वो उसको हर चीज, उसमें इतनी पेशेंस नहीं होगी, उसको हर चीज अपने लिए पहले उसको चाहिए, तो वो उतना अपनी बारी का इंतजार नहीं करता है। और अक्सर ये बच्चे बातचीत को भी बाधित करते हैं। अगर आप कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं या किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो ये जरूर बीच में पढ़ेंगे, इनको जरूर आपसे बात करनी है, इनको अपनी बात जरूर कहनी है, बजाय कि किसी का कोई बात खत्म हो जाए तब अपनी बात करें। आमतौर पे हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं देखता और ये बच्चे को अपना बीच में बातचीत को बाधित करना ही है। उसके बाद एक कार्य करेगा तो दूसरे कार्य में ध्यान हो जाएगा, दूसरा कार्य करेगा तो उसको तीसरा कार्य करना है, तो कोई भी एक कार्य टिक के काम नहीं करेंगे। अक्सर इस वजह से इनका सारा काम अधूरा होता है। अगर आप इनकी कक्षा का कार्य देखें या आप इसका गृह कार्य देखें, कॉपीज देखेंगे, तो अक्सर आपको ये वो इनकम्प्लीट मिलेंगी, उसका काम अधूरा मिलेगा, ये अपना काम पूरा नहीं करेंगे। सिर्फ कक्षा गृह कार्य और कक्षा कार्य ही नहीं, अक्सर एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के समय पे भी जो इनका जो परीक्षा पत्र होता है, उत्तर पत्र होता है जिसपे ये आंसर लिखते हैं, आंसर शीट भी खाली होगी, वो आधा ही छोड़कर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है इनको आता नहीं होगा, लेकिन अपनी हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की वजह से वो ऐसा करते हैं। और अक्सर की प्रश्न सुने बिना ही उत्तर देने की, जैसे कि बताया, पेशेंस नहीं है, अटेंशन नहीं है, पूरी बात सुने बिना ही, पूरा प्रश्न सुने बिना ही उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, इनसे गलती भी होती है कि जब तक प्रश्न को पूरी तरह से सुना ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, अगर आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी पर्सनल बात, लेकिन अपना माइक बटन को जो है वो म्यूट कर लीजिए, सो दैट कि मेरे को भी बोलने में डिस्टरबेंस नहीं होगी और सुनने वालों की भी डिस्टरबेंस नहीं होगी।
सो आगे चलते हैं, नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करना। तो इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन सुनने में, नियमों को सुनने में दिक्कत होती है। तो क्योंकि ध्यान नहीं होता तो पूरी बात सुनते ही नहीं है, पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते हैं। अगर आपने सिंपल एक शब्द बोला कि अच्छा बच्चे अपना, अब बच्चों कक्षा में एक निर्देश दिया, बच्चों अपना बैग बंद कर लीजिए, तो बैग बंद कर लीजिए, इसके बाद ये बच्चा जो एडीएचडी का बच्चा इतने निर्देश पे कक्षा से बाहर चला जाएगा, उसके लिए मतलब ये था कि अब बैग बंद करके बाहर ही जाना होगा। उससे पहले कि पूरा नियम सुने, पूरे निर्देश सुने, उससे पहले ही वो अपना एक्शन ले लेगा जो उसकी समझ में उस समय आता है। अक्सर अक्सर जो नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करते, योजनाएं बनाने में कमजोर होते हैं। डेफिनेटली योजनाएं बनाने में कमजोर होंगे, क्योंकि किसी भी योजना को बनाने के लिए आपको ध्यान की जरूरत होती है, आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, आपको उसकी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ध्यान और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये तीनों फैक्टर की वजह से वो किसी भी चीज को पहले प्लान नहीं कर पाता। अगर प्लानिंग करता भी है तो बहुत ही गैप्स होते हैं, बहुत ही पुअर एबिलिटी होती है। और अक्सर बच्चे अगर आप ये देखेंगे तो इनका काम, इनका वक्त जब स्कूल में बैग लेकर आते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट होता है। कभी कोई कॉपी नहीं होती, कभी कोई किताब नहीं होती, कभी कोई वस्तु नहीं होती जो आपने मंगवाई होगी, बिकॉज कभी टाइम टेबल के हिसाब से बैग ला ही नहीं पाते क्योंकि इतना समय नहीं देते हैं। अक्सर कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ध्यान भंग होता है तो थोड़ी सी भी बात होती है तो क्लास से बाहर जल्दी से चले जाते हैं। इन बच्चों को बहुत ही मुश्किल से क्लास में बिठाना पड़ता है। अक्सर चीजों को खो देते हैं। चीजों को भी कौन व्यक्ति खोता है? जब ध्यान नहीं देता, तो उनको अक्सर ध्यान नहीं होता, इनकी चीजें गुमी रहती हैं। और गुमी नहीं रहेंगी तो अगर सामने भी पड़ी होंगी तो वो नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इन अटेंशन जो है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते चीजों पे। अस्त व्यस्त रहते हैं ये बच्चे, आपको बहुत ही ऐसे नजर आएंगे जब सुबह आते हैं, इनके कपड़े कहीं पे जा रहे हैं या खुद कहीं पे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा जो है अस्त व्यस्त रहते हैं, खुद भी रहते हैं। और इनके आसपास का जो आपको माहौल मिलेगा, उनका कमरा मिलेगा, उनके पढ़ने की टेबल मिलेगी, बैग मिलेगा, सारी चीजों में आपको वो एलिमेंट नजर आएगा। ध्यान देने में और कार्य को पूरा करने में कठिनाई होती है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते क्योंकि इतने समय तक ध्यान नहीं दे पाते। कई बच्चों में ध्यान की इतनी कमी होती है कि वो शायद आधा से 1 मिनट से ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता। तो ये सब जो लक्षण है वो एडीएचडी बच्चों में होते हैं। और एक चीज बहुत जरूरी है कि ये जो लक्षण है, अगर अगर बच्चा एडीएचडी है तो वो सिर्फ एक ही जगह ऐसा नहीं होगा। अगर आप 2-3 जगह देखेंगे तो वो स्कूल में भी ऐसा होगा, वो घर पे भी ऐसा होगा, या कहीं और भी ऐसा होगा। अक्सर जो शैतान बच्चे होते हैं सिर्फ शैतानी ही करते हैं, तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर वातावरण में शैतानी करते हैं, वो तब शैतानी करते हैं, किसी वजह से शैतानी करते हैं। कई बारी वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शैतानी करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, अरे ये बच्चा घर में तो बहुत ही शरीफ है और क्लास में आके, कक्षा में आके, स्कूल में आके तो बहुत ही उद्दंड बन जाता है, बहुत ही दंगा करता है। और कई बच्चों के बारे में आप ये सुनते होंगे कि ये बच्चा तो कक्षा में तो बहुत ही चुपचाप रहता है और बिल्कुल नहीं बोलता, और घर जाके बहुत ही शैतानी करता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो एडीएचडी बच्चा नहीं हो सकता। अगर एडीएचडी बच्चा आपको मिलेगा तो वो हर एरिया के अंदर, हर जगह पे वो वैसे ही काम करेगा, क्योंकि वो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो नहीं करता, वो उसके अंदर से अपने आप स्वाभाविक ही हो जाता है, वो उसको पता भी नहीं होता जब वो कर रहा होता है, तो वो इतना ऑटोमेटिक होता है कि वो अपने आप से कर रहा होता है। तो लेकिन अक्सर ये बच्चे जो हैं घृणा का पात्र बनते हैं, लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, और अक्सर अपने अभिभावकों से अक्सर मार भी खाते हैं। और वो वजह यही होती है कि सबको ये लगता है कि शायद वो जानबूझ के, समझ ही नहीं रहा, जानबूझ के काम कर रहा है, जबकि उल्टा होता है कि उस बच्चे को खुद को नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये था जो मैं आपको एडीएचडी बच्चों के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। और कुछ और भी रिसर्च ये कहती हैं
कि खाने से क्या इनका कोई रिलेशन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एडीएचडी बच्चों को जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम देने चाहिए, जो चीनी जो है कम मात्रा में देनी चाहिए। ऐसे डायरेक्ट कोई स्टडीज तो नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च लोगों ने किया है और उनका कहना है कि शायद उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो चीनी होती है, चीनी जो शरीर के अंदर जब चीनी बनती है तो वो जो है आपको अपने रोज के कार्य करने में एनर्जी देती है, क्रियाशीलता देती है। तो अगर हम ऐसी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कम लेंगे, कम मात्रा में लेंगे, या हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर लेंगे, तो कम से कम वो क्रियाशीलता को किसी हद तक हम बच्चे में थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दूसरा बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कोई भी बिहेवियर कुछ दिन, एक दिन अगर आपने बच्चे में देख लिया तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा एडीएचडी है। तो दो बातों का जरूर ध्यान रखिए कि कम से कम आप 6 महीनों तक आप देख रहे हैं कि ये बिहेवियर बच्चे का लगातार बना हुआ है 6 महीनों तक, और एक जगह पे नहीं बना हुआ, 2-3 जगह पे, चाहे वो कक्षा हो, घर हो और जगह पे हो, तीनों जगह बच्चे का बिहेवियर एक जैसा है, तब आप सोच सकते हैं कि चांसेस हैं कि बच्चे में एडीएचडी के लक्षण हो। और इसका आईक्यू से, इसका बच्चे की बुद्धि से क्या फर्क पड़ता है ये भी समझेंगे। एडीएचडी बच्चे का बुद्धि से कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, कोई सीधा संपर्क नहीं है। एडीएचडी अपने में एक एक अलग से डिसऑर्डर है। ये किसी भी तरह के बच्चे में हो सकता है, चाहे वो बच्चा बौद्धिक अक्षमता का क्यों ना हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्यों ना हो। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को भी एडीएचडी हो सकता है, ऑटिज्म के बच्चों को भी एडीएचडी हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को भी एडीएचडी हो सकता है, या एडीएचडी सिर्फ खुद भी एडीएचडी हो सकता है। और सामान्य बच्चे जिनकी बुद्धि बिल्कुल नॉर्मल है, औसत बुद्धि के बच्चों को भी एडीएचडी हो सकता है। तो एडीएचडी अपने में ही इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर है, जिसका कोई किसी भी बुद्धि से, बच्चे के आईक्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। और एक बात करना चाहेंगे कि जो लड़कियों में एडीएचडी जो होता है अक्सर मिस हो जाता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो ध्यान भंग होना, ध्यान केंद्रित ना होना, अक्सर जो लड़कियां होती हैं उनमें एडीएचडी का ये एलिमेंट ज्यादा मिलता है। ध्यान केंद्रित ना होना, हो सकता है कि वो ज्यादा आवेगनशील या क्रियाशील ना हो। और लड़कों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, आवेगनशील होते हैं, लेकिन शायद उनका ध्यान ठीक रहता हो और वो पढ़ने में भी अच्छे हो, कुछ हद तक वो पढ़ते भी हों, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी, और उनकी जो अगर ध्यान अच्छा भी हो और पढ़ने में भी उनका दिमाग भी तेज हो, लेकिन उनकी हाइपर एक्टिविटी और उनकी वजह से क्या होता है कि धीरे 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 उनकी जो परफॉर्मेंस पे, उसकी पढ़ाई पे, उस पे नजर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो कई बारी ऐसा भी होता है कि जो माँ बाप होते हैं बच्चे के ऐसे बिहेवियर को इग्नोर करते जाते हैं कि नहीं, बच्चा नंबर तो अच्छे ला रहा है, पढ़ने में अच्छा है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उल्टा भी होता है कि अगर समय पे इसका हम समाधान नहीं करेंगे, बच्चों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में वो अपनी जो पढ़ाई में भी जो है वो पीछे चलना शुरू हो जाता है। तो ये सब थे जो मैं आज आपको एडीएचडी के बारे में बताना चाह रही थी। आप में से मैं चाहूंगी कि मैं इससे अगला वाला जो स्लाइड है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, वो भी एक बारी पूरा कर देती हूँ, और उसके बाद मैं फिर आपसे, आपके किसी तरह के भी प्रश्न होंगे हम उसको ध्यान देंगे। तो अगला अब हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब होता है एक से ज्यादा अक्षमताएं होना। तो बिल्कुल जैसे कि बहुत सारी अक्षमताएं होना, तो हम ये कहेंगे किसी भी व्यक्ति में जब एक से ज्यादा अक्षमता, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होती है, तो हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। वो चाहे तो न्यूरो डेवलपमेंटल भी हो सकती है, वो चाहे तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा कि 21 डिसेबिलिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पीडब्ल्यूडी एक्ट की तरफ से रिकॉग्नाइज गई हैं। तो एनी टू डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की दो अक्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में हो, दो या दो से अधिक, तो हम उस व्यक्ति को जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी
से कहते हैं कि उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो इसके साथ ही हम आप अपना ये इस बार का आज का सेशन खत्म करते हैं एडीएचडी का। और इसके बाद यहाँ पे आज हम अपने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जो बताना चाह रहे थे, इस सेशन से आज हम खत्म करेंगे। आने वाले सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि इन बच्चों को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर डिसऑर्डर है, अगर वो तो है, लेकिन इनको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, इनके किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में या अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने रूटीन को अपना सकें। तो वो किस तरीके से एक टीचर कक्षा में क्या ऐसा कर सकती है कि ये बच्चों को वो भी फोकस करा सके। तो उसके बारे में हम आने वाले सेशन में, ट्यूसडे को, मंगलवार को सेशन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना आज का ये सेशन समाप्त करना चाहती हूँ। अब आप लोगों को मौका देना चाहती हूँ, आप में से किसी भी अध्यापक का या टीचर का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं अपनी टीम को कहूंगी कि वो जो माइक बटन को डिसेबल कर दें उनके लिए, सो दैट जो लोग हैं अपने क्वेश्चन पूछ सकें। आप में से कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस मैम। हाँ जी, आप बात करें, कौन बोल रहे हैं? मैडम विश्वनाथ घोष मैम। हाँ जी, हाँ जी, विश्वनाथ जी पूछिए। मैडम, व्हाट कैन आई गिव माय चाइल्ड फॉर एडीएचडी? व्हाट कैन आई गिव, किस संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं? व्हाट कैन आई गिव? ये छोटा बच्चा है स्कूल में, बहुत सारे, क्या दे सकते हैं मैम? अगर आपको हाँ, अगर आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो एडीएचडी हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाला फैक्टर जो है उनमें ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ध्यान भंग होना या अतिक्रियाशील होना। तो अगर ध्यान भंग उनका ज्यादा होता है तो हमें उनको ध्यान भंग की तरफ ध्यान देना है कि उनका ध्यान केंद्रित हो। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपकी कक्षा में अगर ऐसा बच्चा है तो उसको ऐसी जगह पे बिठाइए जहां पे उसका ध्यान भंग ना हो। मतलब कि उसको खिड़की दरवाजे के पास बिल्कुल मत बिठाइए, क्योंकि वहां से जल्दी से क्लास से बाहर चला जाएगा और दरवाजे के आसपास कोई भी हलचल होगी तो उसका ध्यान भंग होगा, तो उसका ध्यान वहां रहेगा। ऐसे बच्चों को हमेशा याद रखिए, आपको अपने पास और अपनी नजर के सामने बिठाना है, क्योंकि बच्चा आवेगनशील भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे, ऐसी चीज ना करे, कोई ऐसा नुकसान जो अपने आप को भी नुकसान कर सकता है या अपने सहपाठी का भी नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए। दूसरा, अपनी कक्षा के अंदर कोई 2-4 ऐसी गेम्स या ऐसी चीजें जरूर रखें जिससे कि आप इन बच्चों को, सपोज आप कक्षा के अंदर कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो जब आपकी पीठ होती है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ऐसे में आप बच्चे को ऐसी कोई चीज दे सकते हैं जिससे कि बच्चे का ध्यान उसमें लगा रहे, सो दैट 5, 10, 15 मिनट जब आप अपना कोई कार्य कर, ऐसा काम कर रहे हैं, तो बच्चे को उसके अंदर उलझा देंगे तो वो अपनी एनर्जी को वहां पे ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे कि जो पजल क्यूब्स होते हैं, आपने देखा कि जो क्यूब्स होते हैं जिसमें सॉल्व करना होता है, तो बच्चा उसके अंदर बहुत ज्यादा उलझ जाता है, तो अच्छा लगता है उसको। या फिर जिक्सॉ पजल्स होती हैं जहाँ पे बड़े सारे टुकड़े होते हैं और टुकड़ों को जोड़कर आप एक आकृति बनाते हैं। तो इस तरीके की जो गेम्स हैं वो एडीएचडी बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, जिसमें कुछ भी चुनना है, कुछ भी ढूंढना है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो किताब उसको दीजिएगा और किताब में बोलिएगा कि ये पर्टिकुलर शब्द वाले या पर्टिकुलर लेटर वाले जो अक्षर हैं वो ढूंढिए। तो जहां पे भी ढूंढना है, चुनना है, ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं वो एडीएचडी बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। और काफी टीचर्स ने मेरे साथ शेयर भी किया था कि कुछ लोग जो है योगा और मेडिटेशन अपनी कक्षा में कराते हैं।
ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसको कंटिन्यू करिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे, इससे बच्चे में जो है ध्यान केंद्रित जो करता है बच्चा, इम्प्रूव करता है। अब दूसरी बात कहते हैं अति क्रियाशीलता। अगर हाइपर एक्टिविटी आपको लगता है बच्चे में बहुत ज्यादा है, तो फिर तब ऐसे में बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करना है कि उसके में जितनी एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी कैसे यूज होगी जब उसको फिजिकल जो एक्टिविटी के अंदर जो शारीरिक जो व्यायाम है उसकी तरफ ज्यादा दीजिए। तो छोटी छोटी जो आपकी कक्षा में कार्य है, जैसे कि कॉपीज को बांटना, चौक लेके आना, ब्लैक बोर्ड साफ करना, तो इस तरीके की जो चीजें हैं इन बच्चों से कराइए, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है किसी ना किसी तरीके से वहां लगी रहेगी। और ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी गेम्स के अंदर जरूर पार्टिसिपेट कराइए। और कुछ हम आपको आने वाले टाइम में जो अगला हमारा सेशन होगा, तो हम बताएंगे ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस भी बताएंगे कि किस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस हैं बच्चे को आप दे सकते हो, वो कर सकता है, और घर में माँ बाप भी करवा सकते हैं। तो उसका जो हाइपर एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस होगी। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि बच्चों को डांटना नहीं है। आज जो मेरा आप लोगों के साथ सेशन लेने का मतलब है वो ये है कि डांटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप समझिए उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, ये उसकी परेशानी है। वो आपका कोई अटेंशन लेने की वजह से नहीं कर रहा, वो आपका ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहता, उसके अंदर अपने आप से ऐसा आता है। तो ऐसा बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार का पात्र है। जितना आप उसको प्यार से हैंडल करेंगे, तो वो शायद आपकी बात भी सुनेगा, आपकी तरफ समझेगा भी। लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी एडीएचडी बच्चों के साथ बिल्कुल ही उल्टा होता है, क्योंकि माँ बाप सभी लोग जो है इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से या तो डांटते हैं, कई बार मार भी लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर उल्टा उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा आपने। हाँ जी मैडम, कैन आई टेक टीएलएम इन द क्लास मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आप टीएलएम ले सकते हैं। और काफी टीचर्स तो मैंने ये देखा है कि आप टीएलएम बना रहे हैं। जब हमारा जब हमारा जो शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार पे कुछ टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए, और वो देखा कि वो सुझाव एडीएचडी बच्चों पे भी काम कर सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल पे भी, कि आप इन बच्चों को खेल खेल में जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे से करा सकते हैं। इनको एनर्जी चाहिए होती है, इनको चुपचाप सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड और कॉपी वाला अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप इनको गेम्स के थ्रू, खेल के माध्यम से कुछ पढ़ाएंगे, तो ऐसी चीजों को वो बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सुनकर याद आता है। अगर उनको वीडियो है, टीवी दिखाने, तो उन चीजों को लेके भी वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। लेकिन ये भी बात है कि एडीएचडी बच्चों में ये भी कहा गया है, जो रिसर्च कहती है कि जरूरत से ज्यादा टीवी नहीं दिखाना है। जो स्क्रीन मीडिया है, जो बच्चे टीवी जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं एडीएचडी बच्चे, तो उनको दिक्कत ज्यादा होती है। और स्पेशली कार्टून, हम अक्सर जो माँ बाप होते हैं बच्चों को कार्टून जल्दी से लगा के दे देते हैं कि कार्टून आप देखिए, लेकिन कई बारी कार्टून देखने से भी जो उनके जो सोच पे उनके जो है उसको वो प्रभावित करता है। तो कोशिश करिए कि हमें इनको टीवी और स्क्रीन से हटाकर ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना है। हाँ, पढ़ाने का माध्यम हम यूज कर सकते हैं कि उससे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। मैडम, मैं सब बराबर स्कूल में योगा करती है मैम। ओके, अच्छा जी, ओके, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं विश्वजीत जी। अगर आप योगा करवाते हैं विश्वनाथ जी, तो मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और आप हमारा अगला सेशन जरूर अटेंड करिएगा, जिसमें हम ब्रेन जिम एक्सरसाइज बताएंगे। वो एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बच्चे के दिमाग पे जो है उसको जो है बैलेंस क्रिएट कराती है, जो कि काफी फायदा करेगी। मैडम, टुमारो क्लास विल बी टुमारो संडे, और संडे को छुट्टी रहेगा कक्षा का। और अगले दिन वो है राखी की भी छुट्टी, रक्षाबंधन की भी छुट्टी रहेगी। लेकिन मंगलवार से हम दोबारा से अपना सेशन ठीक है मैम। टाइम कितने बजे मैम? हमारा ये वाला जो सेशन है, जो समावेशी शिक्षा का सेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये सेशन 5 से 6 फिक्स है।
हर रोज ये 5 से 6 होता है। एक ओके दिन मैम। हम इंग्लिश में करते हैं, अगले दिन उसी ओके, को हम हिंदी में करते हिंदी हैं। हिंदी में ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो नमस्ते। मच विश्वनाथ ओके जी, मैम। अपना देने के लिए, इनपुट देने के लिए। मैं और भी शिक्षकों से निवेदन करूंगी, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है, अगर आपकी बताना है कक्षा मैम। में कोई बच्चा है, कोई ऐसा अच्छा है मैडम। एक्सपीरियंस है, तो उसको शेयर कीजिए। मैम, हेलो मेरा मैडम। घर त्रिपुरा में है, त्रिपुरा। ओह अच्छा, ओके। हेलो। हमने हेलो मैडम, त्रिपुरा। मैं विनोद गांगुड़ा हाँ जी। त्रिपुरा में। दादरा एंड नगर हवेली से हूँ। हाँ जी। मेरे क्लास नमस्कार में। विनोद जी। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ जी। मेरे क्लास में एक बच्ची है जो हमेशा शांत रहती है। हम्म। उनके पापा है और मम्मी है, वो भी थोड़े मेंटली डिसऑर्डर जैसे है। हम्म। तो वो जब कक्षा में आती है तो हमेशा शांत रहती है, और वो उसको पढ़ाने जाते हैं तो कुछ रिप्लाई ही नहीं देते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो आपने हमारे पिछले सेशन अटेंड करे थे जिसमें हमने बात करी थी स्लो लर्नर और बौद्धिक अक्षमता के बच्चों की। हाँ मैम। तो एक्चुअली देखिए, ऐसे सिर्फ कहना कि वो ध्यान पढ़ने में नहीं देती है, जब तक कि हमें पूरी तरह से मालूम ना हो कि वजह क्या है ध्यान नहीं देती या मैडम, पढ़ती नहीं हमारे है। यहाँ डॉक्टरों की टीम आई थी आपके यहाँ से। अच्छा। उन्होंने हाँ जी। चेकअप चेकअप भी किया था, हाँ जी। लेकिन उन्हें नॉर्मल बताया। तो इसका मतलब बच्चे में कोई और वजह हो सकती है, कि अक्सर अगर बच्चा कक्षा के अंदर ऐसा कर रहा है, तो अगर वो नॉर्मल बताया तो बच्चा पक्का है कि वो नॉर्मल ही होगा। क्योंकि अक्सर जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम लोग टीचर्स या हम लोग कम्युनिटी, हम उनको स्लो लर्नर या हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बच्चा जो चीजों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अभी समझ ही ना रहा हो, उसको थोड़ा सा इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत हो उसको कॉन्सेप्ट। दूसरा हो सकता है बच्चे का घर का माहौल, वातावरण अच्छा ना हो, जिसकी वजह से बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका पढ़ने में रुचि ही नहीं हो रही है। तो बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे बच्चों को आप थोड़ा सा, हो सकता है उसको काउंसलिंग की जरूरत हो। अगर स्कूल में काउंसलर आता है या आपके उसमें आता है तो काउंसलिंग जरूर कराइए। तो हमें जब तक बच्चे के अंदर की बात नहीं पता चलेगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब तक आगे कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका डायग्नोज हुआ है कि वो नहीं है, तो वाकई में उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ प्रश्न पूछना है? बस में मुझे एक पूछना था। हाँ जी। जी, मैं संतोष मेरी, छत्तीसगढ़ रायपुर से। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम। हाँ जी। मेरा सवाल है कि कोई एडीएचडी बच्चे मिलते हैं तो बाकी जो स्वस्थ बच्चे हैं वो उसका मजाक बनाते हैं, और मजाक बनाते हुए खेलते हैं, ऐसा नहीं कि उसको दूर कर देते हैं। हेलो। हाँ जैसे जी। हाँ आपने जी। कहा कि हाँ जी। एडीएचडी बच्चे को घृणा करते हैं, बाकी बच्चों में ऐसा नहीं, उनको बल्कि अपना मनोरंजन जैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा होता है। और लेकिन मैं अपने जो पहला सेशन लिया था, मैंने यही बताया था कि बच्चे कभी खुद से नहीं करते, जब तक कि बच्चों के आगे हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करा होता। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े जो होते हैं पहले ही उस बच्चे को अलग कर देते हैं कि ये बच्चा आप लोगों से अलग है। जब जैसे अगर हम करते हैं तो बाकी बच्चे भी कक्षा में उसको ऐसे ही देखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप संतोष जी, प्लीज कोशिश करिए कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी, जब आप उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से अपनाएंगे और बात करेंगे और उसको ऐसे मौके दीजिए जिन चीजों में वो अच्छा कर सकता है, तो बाकी बच्चों को भी समझ आएगा कि वो बच्चा सिर्फ ऐसा ही नहीं है, उसपे बहुत सारा टैलेंट भी है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको टैलेंट ऐसा दीजिए जहाँ पे वो जीत सके, जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। तो आई एम श्योर कि जो बाकी बच्चे हैं, जो उसकी उनकी धारणा है उस बच्चे के बारे में, वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। जी मैम, वो बच्चे जो है एडीएचडी वाला अभय नाम का है, उसको छोटे छोटे बहुत सारे खेलों में बहुत रुचि है। बहुत बढ़िया, तो और बहुत अच्छा। उसको ऐसा माहौल देने से बड़ा खुश रहता है। तो फिर तो आप अपनी कक्षा का माहौल ऐसा बना सकते हैं कि आप अपना जो करिकुलम है, पढ़ाने का तरीका है, जो उनमें खेल वाली चीजें ज्यादा लीजिए। और मैं पक्का बता सकती हूँ, सिर्फ एडीएचडी बच्चा नहीं, हर बच्चा कक्षा के अंदर ज्यादा रुचि से पढ़ेगा अगर उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। और हमने हमने स्टडी भी की है कि जो भी टीचर्स
खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, वहां पे बच्चों का जो एंगेजमेंट है, बच्चों का जो जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा अच्छा है। बच्चों को डांस और खेल सिखाता हूँ और माइक में बोलने देता हूँ, खुश हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये करते रहिएगा जरूर से। ओके, थैंक यू। जी मैडम, हाँ जी। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हाँ जी। मेरा अनुभव है मैडम, ऐसा हाँ ही जी। एक बच्चे था जो पूरा स्कूल में बहुत बदमाश करके फेमस था, माने शैतान। उसको डाइवर्ट हमने किया, उसको प्रेसिडेंट बनवा दिया स्कूल का। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सारा वर्क हमारा इजी हो गया। जैसे गार्डनिंग करना है, हाँ जी। मैन नाम का बच्चा था, गार्डनिंग करना है, मैन ले जाओ 5 बच्चे को गार्डनिंग करवाओ। हमको जाना नहीं पड़ता था, गार्डनिंग हो जाता था। कहीं फेस वगैरह स्कूल के बाउंड्री में प्रॉब्लम है या खेल कूद का आयोजन होना है, माने अदर एक्टिविटीज में बहुत इंटेलिजेंट। और अच्छा। धीरे धीरे उसको लोग मानने लगे और फिर पढ़ाई में भी उसकी रुचि जागृत हो गई और बस अपने लाइफ में सक्सेस हुआ हो मैडम। बहुत बढ़िया। मैं आपको इसके इस शेयरिंग के लिए क्लैप करना चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल यही तरीका था जो मैंने अभी बात भी कही कि बच्चे को जिताइए, जो उसके कमजोर पॉइंट है उसको हाईलाइट मत करिए। हाँ, वही हर बात है। बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी हुई है, उस प्रतिभा को पहचानिए, उसको उस पे जीतने दीजिए। जिस दिन वो जीतना शुरू होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका सोसाइटी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। और यही हाँ, करना है। बहुत बढ़िया। उस बच्चे को आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ मैडम, उनका उदाहरण देता हूँ। बहुत बढ़िया। और अब वो और बच्चा आपको नहीं भूलेगा। आप एक ऐसे जी, शिक्षक हैं, नहीं वो आपको भूला है। सारी उम्र नहीं भूलेगा। जी जी। वो धन्यवाद, बच्चा बहुत अच्छा। वो बच्चा हमारे पास भी आते हैं मैम। बहुत बढ़िया। देखिए शिक्षक, देखिए ये जो पूरी जो समावेशी शिक्षा है, हम क्यों भारत के टीचर्स को दे रहे हैं, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि आपका ही योगदान है और आप ही की वजह से अगर समावेशन आएगा समाज में, तो टीचर्स की वजह से आएगा, क्योंकि आप हैं जो बच्चों के साथ हैंडल कर रहे हैं। और अभिभावक को भी इतना नहीं पता होता जो जितना कि एक टीचर को पता होता है अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में। तो मैं यही कहूंगी कि बस आप सीखते जाइए, जो भी आपको हमसे मदद चाहिए हम आपको बताते रहेंगे। आप कहीं पे परेशान हो रहे हैं, आप वो भी बताते रहिए, और इसी तरीके से हम बनेंगे और मिलकर ये कार्य करेंगे। तो मेरे को पक्का विश्वास है कि समावेशन थोड़े सालों में जरूर आ जाएगा। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? तो इसी के साथ मैं आज का जो है एक चैट में देख लेती हूँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, शायद किसी ने बोला आवाज नहीं आ रही। किसी ऐसा है कि आप लोग मेरे को सुन नहीं पा रहे? नहीं, आवाज आ रहा है मैम। तो हो सकता है कि उनका नेटवर्क का इश्यू होगा। प्रॉब्लम होता है। तो आज का हम कार्यक्रम यहाँ पे आज का सेशन समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप हर सेशन में जरूर आप आए और अपने और भी साथियों को लेकर आए, सो हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसके बारे में समझ पाए। और आने वाले टाइम में हम आपको 21 जो डिसेबिलिटीज हैं, सिर्फ यही नहीं उसके बारे में भी बताएंगे, सो दैट आप उन बच्चों को हैंडल कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।